तो हमने कहा भाई बजट की अगर बात करें, व्हाट इज बजट? बजट का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसके बदले में हमें स्टार्टिंग में सोचना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या करना है। अगर मुझे कहीं कोई बिजनेस ओपन करना है तो उसके लिए भी एक बजट बनाना पड़ेगा। आपका अपने घर का भी एक बजट होता है, आपको कहीं घूमने जाना है तो भी एक बजट होगा। तो गवर्नमेंट होगी वो भी अपना एक बजट बनाएगी। हर कंट्री में हर पर्सन के यहाँ या किसी भी कोई भी बिजनेसमैन अपना एक बजट लेकर चलता है, और उस बजट में क्या बोलता है कि पूरे साल भर में वो क्या करेगा, उसकी अर्निंग कितनी हो सकती है, उसके एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, उसका टारगेट क्या होगा और वो कैसे अचीव करेगा। ये सारी चीजें एक ही जगह पर लिख दी जाती हैं। तो दिस इज द एस्टिमेशन। ये क्या होता है? एक एस्टिमेशन होता है जो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हम करेंगे क्या, हम कहां से अर्न करेंगे, हम कहां से इन्वेस्ट करेंगे, कहां से पैसा आएगा, कितना जाएगा, ये सारी चीजें एक ही जगह पर लिख दें। क्लियर है? तो इसी चीज के लिए हमने कहा चलो भाई एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन फिर उस पर वर्क करेंगे। ठीक है? तो हमने कहा बजट क्या होता है? बजट इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट रिसीव्ड एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर अंडर वेरियस हेड्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। पूरे साल भर में, हमने कहा पूरे साल भर में कितना आपका एक एस्टिमेट होगा, पूरे साल भर में कितना आपका एक एस्टिमेट होगा, तो वो कहलाता है बजट। तो बजट क्या है? फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो बजट क्या होता है? हमने कहा बजट एक क्या होता है? एस्टिमेशन होता है। क्या होता है? तो हमने कहा बजट जो है वो एक एस्टिमेशन होता है। किसका? किसका? किसी भी चीज का। तो हम उसको बोलते हैं रिसीट। क्या बोलते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट्स का। तो कोई भी रिसीट्स होंगी, कोई भी पेमेंट्स होंगी, कब होंगी? फिस्कल या फिर फाइनेंशियल ईयर। तो पूरे साल भर में जो भी एक एस्टिमेटेड रिसीट्स होंगी, जो भी एस्टिमेटेड पेमेंट्स होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। क्या रखना? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट और बजट। ठीक है? तो गवर्नमेंट अगर कोई भी अपना एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है फाइनेंशियल ईयर में, किस किस चीज का? रिसीट्स का और पेमेंट्स का, तो वो क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट बजट कहलाती है। तो यही चीज हम यहां से समझेंगे और आपको फिर शो करेंगे कि बजट होता क्या है। तो इट इज द स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसीट्स। तो क्या होता है ये? एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। एंटिसिपेटेड मतलब, एंटिसिपेटेड मतलब, हाँ बोलो। एंटिसिपेटेड मतलब, एंटिसिपेटेड मतलब एस्टिमेटेड। ठीक है? तो रिसीट, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो आपको क्वेश्चन में या तो एंटिसिपेटेड बोल दे या आपको एस्टिमेटेड बोल दे, दोनों का मतलब सेम हो जाता है। ठीक है? तो ये उसका रिकॉर्ड बताती है और वो कब तक चलता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। ठीक? तो बजट को समझने के लिए हम थोड़ी सी क्लिप देखते हैं देन फिर समझेंगे। सी, दे दो बजट फ्रेंडली। क्या है? दे दो बजट फ्रेंडली। दे दो बजट फ्रेंडली, रमन जी खोलो पिटाज जी। दे दो बजट फ्रेंडली, वित्त मंत्री महोदय कर हौसली। बजट फ्रेंडली,
बजट फ्रेंडली रमन जी खोलो पिटारा जल्दी दे दो बजट फ्रेंडली वित्त मंत्री मोदी करे हौसली दूंगी बजट फ्रेंडली मोदी जी भरी कसम रखी मांगी सबकी सुनती मोदी मोदिरा बनेगा झींगा लाला बनेगा झिंगा लाला। तो बजट बनेगा झिंगा लाला मतलब कि अगर हमारे फेवर में बजट बनेगा तो बजट बनेगा झिंगा लाला, है ना। तो वही चीज बोला इन्होंने कि बजट क्या होता है और बजट देता कौन है। तो इन्होंने एक नाम लिया, कौन सा? वित्त मंत्री। कौन होते हैं वित्त मंत्री? फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि पूरे साल भर का बजट क्या होगा। तो ये किससे मांगा जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर से मांगा जाता है। और ये कौन मांगता है? पीएम मानते हैं। तो पीएम बोलते हैं कि भाई बजट दे दो, जिससे हमें ये पता लग जाए कि किस एरिया में कहां से हमें रिसीट्स कितना होगा और कितना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये हमको शो करना पड़ता है। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? तो बजट क्या होता है ये पढ़ते हैं। तो बजट इट इज स्टेटमेंट। ये क्या होती है? स्टेटमेंट होती है जो आइटम वाइज डिसाइड करती है कि कितना एस्टिमेटेड रिसीट्स होगा और एंटिसिपेटेड मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा पूरे फिस्कल ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर है यहां तक? देन फिर हम इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। किसकी बात करेंगे? तो साथ के साथ आप लिखते भी जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो देखो, किसी भी चीज को बनाने का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो जरूर होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो उसका भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, आप स्कूल जा रहे हो उसका भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है। हर किसी काम को करने का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। सेम गोज विद बजट। अगर आप बजट बना रहे हो पूरे साल का तो उसका भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भाई रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, और याद रखना ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने का है? 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है। और 3 मार्क्स का कैसे? क्योंकि कोई भी एक पॉइंट पूछता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। बट आपके लिए अब क्या हो गया कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट पूछेगा बट केस स्टडी के तौर पर पूछेगा, प्लस वहां पर आपसे क्या पूछेगा? एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्योंकि आपको पता है कि भाई किसके अंदर क्वेश्चन आने हैं इस बार? एमसीक्यू बेस पर आने हैं। तो यहाँ पर कोई रिटर्न में तो बनेगा नहीं, तो किस बेस पर बनेगा? एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो हमने एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस इनइक्वालिटी। रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इनइक्वालिटी? जो भी भेदभाव होता है। तो हमने कहा कि इस बजट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि रिसोर्सेस को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब हमारे कंट्री में 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक बहुत ज्यादा हाई इनकम वाले, एक बहुत लो इनकम वाले। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा रहता है। अमीर जो है वो बहुत और अमीर है, गरीब जो है वो बहुत गरीब है, जिसकी वजह से जो डिफरेंस आ जाता है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। तो बजट में बोला जाता है कि भाई आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अच्छा नहीं है, आप एक काम करो, इसको क्या कर दो? अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो अपने रिसोर्सेस को। अमीर लोग जो ज्यादा है, जो अर्निंग ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा रिड्यूस कर दो, और जो गरीब लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से गरीब थे उनको थोड़ा सा उठा दो। अगर ऐसा होगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि उनके बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा हम क्या एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो, एक मिस्टर ए है, रिच पर्सन, ठीक है, और उनकी जो सैलरी है वो है 1 लाख रुपीज। कितनी है? यानी 1 लाख रुपए कमाते हैं।
पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ ये कमाते हैं। हमका ठीक है जी, तो अच्छी बात है। वहीं एक चिंटू लाल है, चिंटू लाल है, तो चिंटू लाल क्या करते हैं, सिर्फ 10,000 रुपए महीना कमा पाते हैं, पूरे दिन 10 घंटे काम करते हैं। तो 10 घंटे काम करके कितना कमाते हैं, सिर्फ 10,000। यहां ये महाशय सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, बहुत मुश्किल से उसके अंदर चाय वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है, तो जाकर 8 घंटे काम करते हैं और 1 लाख रुपए महीना का कमाते हैं। तो बताओ डिफरेंस कितने का आ गया। तो हमने कहा भाई अगर डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस तो 90,000 का है ना। तो 90,000 रुपए का इनका आ गया डिफरेंस। तो बताओ अमीर तो अमीर है और गरीब बेचारा चिंटू लाल है, तो चिंटू लाल तो गरीब निकला। टाइम का डिफरेंस क्या है, 2 घंटे का, तो वैसे तो गरीब हुआ ना। अब जो तो ज्यादा भी काम कर रहा है लेकिन पैसे फिर भी कम मिल रहे हैं, वहां काम भी कम कर रहा है लेकिन पैसे फिर भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो इनको कहा गया, अच्छा गवर्नमेंट ये चीज देख रही होती है कि यार ये तो बहुत दुख की बात है कि बेचारा वो 10 घंटे काम कर रहा है तो वो कितने कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, ये 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये सिर्फ कितना काम करता है, 8 घंटे काम करता है। तो उसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, 90,000 का डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट कहती नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसी इकोनॉमी नहीं चलेगी, आप क्या कर लो, इनको कम करो, इस डिफरेंस को क्या करो, कम करो। अब कम कैसे कर सकते हैं, कम ऐसे कर सकते हैं, जो अर्निंग ये कमा रहा था 1 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने बोला देखो तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो, बहुत ज्यादा कमा रहे हो, हम आपसे 30% टैक्स ले लेंगे। कितना हो गया, तो 30,000 रुपए टैक्स ले लिया, किसने, गवर्नमेंट ने। जो गवर्नमेंट ने 30,000 रुपए टैक्स ले लिया, तो अब अर्निंग कितनी बच गई, तो हमारी नेट अर्निंग जो बच गई, नेट इनकम जो बच गई, वो कितनी बची, सिर्फ 70,000। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत दुख की बात है ना, कि 70,000 अर्निंग 1 लाख से 70 पहुंच गए। वहीं जो चिंटू लाल थे वो सिर्फ जो 10,000 रुपए कमा रहे थे, तो चिंटू लाल को गवर्नमेंट ने कहा देख चिंटू लाल तू तो भाई 10,000 रुपए कमा रहा है, और तेरे खर्चे पूरे नहीं है क्योंकि तेरे 4 या 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को 10,000 में कैसे पाल पाएगा, एक काम कर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट क्या दे देती है, सब्सिडी दे देती क्या दे देती है, तो गवर्नमेंट जब सब्सिडी दे देती है तो सब्सिडी गवर्नमेंट ने कितने की दे दी, सपोज 5,000 की दे दी, कितने की दे दी। तो अब चिंटू लाल की अर्निंग कितनी हो गई, चिंटू लाल की अर्निंग कितनी हो गई, 15,000। तो हमने कहा अर्निंग अगर देखा जाए तो इसका तो 15,000 का हिसाब किताब हो गया, लेकिन इसका कितना बच गया, तो बताओ डिफरेंस कितने का बचा, 55,000 का। तो पहले जो डिफरेंस आ रहा था वो कितने का था, 90,000 का, अब कितने का बचा, तो 55,000 कितने का डिफरेंस रह गया, 35,000 का। यानी 35,000 रुपए से गरीबी कम हो गई या नहीं हो गई, कितने से, 35,000 रुपीज से हमने गरीबी क्या कर दी, कम कर दी, किसकी वजह से, 5,000 दे रही है, तो जो टैक्स दिया वहां से उसने सब्सिडी दे दिया। तो गवर्नमेंट को अर्निंग कहां से हुई, टैक्स लेकर, गवर्नमेंट ने वो खर्चा कहां कर दिया, सब्सिडी देकर। तो सब्सिडी किसी भी फॉर्म में दे सकती है, वृद्धा पेंशन दे सकती है, एलपीजी गैस पर सब्सिडी दे सकती है, किसी भी चीज के तौर पर सब्सिडी दे सकती है, राशन पे दे सकती है, राशन के लिए पैसे दे सकती है। ये सारा खर्चा कर दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका जो बीच का डिफरेंस था वो खत्म हो गया। तो पहला काम क्या होता है गवर्नमेंट का, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देना, किसका, इनकम और वेल्थ का, मतलब इनइक्वालिटी को कम कर देना। क्लियर है, चलो तो इसके अंदर हमने कहा देखो 2 सेक्शन होते हैं, तो 2 सेक्शन बना लेते हैं, साथ के साथ बनाते भी जाओ। जो लिखवा रहा हूं वही लिखना है, ठीक है। तो हमारा हो गया रिच सेक्शन, 2 है, एक है रिच सेक्शन, दूसरा कौन है, पुअर सेक्शन।
तो रिच सेक्शन के लिए क्या करेंगे, टैक्स। कैसा लगाएंगे टैक्स, छोटा मोटा या ज्यादा, तो हम इसको बोलेंगे हाई टैक्स लगा देंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सब्सिडी प्रोवाइड कर देंगे, मतलब वेलफेयर स्कीम चला देंगे। क्या चला देंगे, वेलफेयर स्कीम। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा स्लैब रेट चेंज हो गए हैं, तो अलग अलग स्लैब रेट पे लगता है। अगर आपने 5 लाख तक की अर्निंग कर ली, ठीक है, 5 लाख तक की अर्निंग कर ली, तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट अगर 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हुआ तो आपको 2.5 लाख पे सीधा टैक्स देना पड़ जाएगा, अगर 1 रुपए भी ज्यादा हुआ तो। पूरे साल का, पूरे साल में अगर 5 लाख रुपए आप अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा हो जाते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए, यानी 2.5 लाख तक नील, और नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वो ऐसा होता है। नहीं, जाके तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हाँ वो ले लेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो आपसे फिर भी चार्ज कर लेंगे, फिर वो आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप वहां जाओगे। देखो, अगर तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम टैक्स दे नहीं रहे, तो पैसा कहाँ आ रहा होगा तुम्हारा, बैंक में आ रहा होगा ना, तो सारा बैंक में जोड़ते जा रहे हो, तो बैंक वाले आपके अकाउंट कर देंगे सीज। अब जब तक तुम शो नहीं करोगे तब तक वो ओपन नहीं होगा, पैसा आपको फंस जाएगा, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे फिर। तो यहां तक ये लिख लो, फिर हम करेंगे री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। कहां पर, इन इक्वालिटी, अच्छा हाँ, इन इक्वालिटी होगा, ये होगा आपका यहाँ पर, कहां पे लग रहा है, अच्छा हमने भी कहा 2 लोग थे, ठीक है, एक थे कौन, रिच पर्सन, दूसरे कौन थे, चिंटू लाल। तो चिंटू लाल तो गरीब है, तो टैक्स तो चिंटू लाल भी दे रहे हैं इनडायरेक्ट, और टैक्स अमीर पर्सन भी दे रहे हैं इनडायरेक्ट, तो दोनों बराबर दे रहे हैं, तो वो तो मैटर ही खत्म हो गया। तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो जो अभी हम लगाया है ना, हमने डायरेक्ट टैक्स को ज्यादा लगा दिया, जिससे कि डिफरेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, चल, तो नेक्स्ट है हमारा री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे समझो, हमने कहा कि हमारे पास होटल बनाए जाते हैं, ठीक है, हमारे कंट्री में होटल हैं और स्कूल्स हैं, या हॉस्पिटल समझ लेते हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, या टॉयलेट्स बना देती है, तो गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं खर्चे। गवर्नमेंट को क्या करने पड़ते हैं, खर्चे। अभी खर्चे करने से क्या होगा, क्या गवर्नमेंट को अर्निंग हो रही है, गवर्नमेंट के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन पे अर्निंग नहीं करनी होती, वेलफेयर के लिए खर्चा करना पड़ता है। अब हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गया, टॉयलेट्स हो गए, इनसे कोई पैसा अर्न नहीं करती है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को फिर भी खर्चा करना पड़ता है, किस लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट ने अपनी नई नई कंपनीज खोल रखी हैं, जैसे हमने कहा कि भाई इंडियन ऑयल है, वो खोल ली है ना, वहां से इंडियन ऑयल से अर्न कर रही है, एनटीपीसी कंपनी है वहां से अर्न कर रही है, तो कोई भी बिजनेस अगर ओपन करती है गवर्नमेंट पैसे को अर्न करने के लिए, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट कहलाती है, अगर वो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए करेगी, अगर पैसा अर्न करने के लिए कर रही है तो नहीं, तो कौन सा होगा, कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसी इन्वेस्टमेंट याद रखना वो कहलाती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाती है, तो गवर्नमेंट कौन सा खर्चा करती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करती है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कि ऐसा पैसा, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो किस लिए करती है, पैसे को अर्न करने के लिए की जाती है, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं करती है। सोशल वेलफेयर के लिए कौन सा वाला करती है, हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना और
टॉयलेट्स बनाना। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत? तो हमने इसको लिखा कि ये रीएलोकेशन, जितने भी रिसोर्सेज है उनको क्या कर देना, रीएलोकेशन कर देना। मतलब जहां पर ऑलरेडी पैसे अर्न करे जा रहे हैं वहां से वो फैक्टर उठाओ और वहां लगा दो जहां पर हमें इकोनॉमिक वेलफेयर करना है। तो ये किस लिए किया जाता है? बैलेंस लाने के लिए। किस लिए किया जाता है? तो किसी भी कंट्री में बैलेंस लाने के लिए इकोनॉमी को ये चीजें की जाती हैं। भाई इकोनॉमिक वेलफेयर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि इकोनॉमी क्या रहे, बैलेंस आ सके। ठीक है, बैलेंस रह सके। तो लिखो इसके अंदर बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ सोशल वेलफेयर। जितने भी सोशल वेलफेयर है उनको क्या लाना, बैलेंस लाना, और साथ में क्या कर देना, प्रॉफिट कम करना, मैक्सिमाइजेशन। या तो हम अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फर्म बना रहे हैं, कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो एक तो वहां से अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाए, और दूसरी वो पैसा जो अर्न कर रहे हैं हम उसको लगा सकें किसके काम में, सोशल वेलफेयर के काम में। तो जो भी अर्न करती है गवर्नमेंट वो कहाँ लगा देती है, सोशल वेलफेयर में लगा देती है। क्लियर है? तो हमारे पास दो ही काम होंगे। दो काम कौन कौन से? एक तो सोशल वेलफेयर करना, यानी ये वाला काम होगा सोशल वेलफेयर करना, और दूसरा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो ये हमारे दो काम होंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो पूछो। ये नोट कर लें साथ के साथ, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुमित, हो गया नोट? आज कहाँ लेट कैसे हो गए? कहीं से आ रहे थे? कहाँ से? मिलके आ रहे थे? मिलके आ रहे थे? अच्छा, फिर स्कूल के बाद कहीं गए थे? ओ, इतनी धूप में? तभी तभी लग रहा है कुछ गड़बड़ है, काफी गड़बड़ है। तो ऐसे ही जगह कहाँ चले गए तो गड़बड़ ज्यादा हो गई? हाँ, चलो हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट, फिर हमने कहा कि थर्ड पॉइंट है हमारा, क्या नाम है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है सर? स्टेबिलिटी का मतलब किसी चीज का स्टेबल रहना। क्या है? किसी चीज का स्टेबल रहना। अब स्टेबल कैसे रह सकती है चीजें? तो हमने कहा देखो, स्टेबल रहने के लिए ऐसे समझो कि जहां स्टेबल का मतलब है कि जितनी चीज की डिमांड की और उतनी ही चीज की हमने सप्लाई कर दी, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमी क्या कहलाएगी, स्टेबिलिटी। जैसे हमने कहा देखो, बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, एग्रीगेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, एग्रीगेट आ जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहां एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है वो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बन जाती है। हमने कहा चलो ये तो अच्छी बात है फिर कि भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बन जाएगी, है ना। लेकिन अगर ये चीजें भी देखें, ठीक, हाँ, सिग्नेचर, ये कॉपी नहीं हो सकता ना, इसलिए बैंक वाले में ऐसे ही करो जो कॉपी ना हो पाए ना। टेढ़ा मेढ़ा कर दो तो तुम दोबारा पैसे भी नहीं निकाल पाओगे। तुम बोलोगे भैया पैसे तो दे दो, पैसे तो मेरे ही, शकल मिला लो मेरी फोटो में। अब वो बोलेगा शकल से हम नहीं आते, क्या पता प्लास्टिक सर्जरी करा के आए हो, साइन ही चाहिए हमें, है ना। चलो, तो एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाने चाहिए किसके,
एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाना चाहिए। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब ये हम स्टेबिलिटी में नहीं है। तो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, या तो इसके दो ऑप्शन होंगे, या तो हम एडी ज्यादा हो जाएगा एएस से, या फिर एडी कम हो जाएगा एएस से। अब दोनों का मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। वहां क्या हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो इसको हमने नाम दे दिया, और वो नाम दे दिया एग्रीगेट डिमांड यानी एक्सिस डिमांड। क्या नाम दे दिया, एक्सिस डिमांड, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। यहाँ डिमांड कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट डिमांड, या इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं, एक्सिस सप्लाई। क्या बोल सकते हैं, हाँ, या सरप्लस सप्लाई। वेरी गुड, सप्लाई, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, सरप्लस सप्लाई। ठीक है भाई, तो हमें यहां पर यही लिखना है। हाँ, तो हमें नहीं, हम बता रहे हैं क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखोगे आप। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। इफ एडी अगर ज्यादा हो जाए किससे, एएस से, तो क्या होगा। तो ये होगा, हाँ, रिड्यूसेस, क्या हुआ, नहीं आप मत बना, बोलिए। एक्सपेंडिचर और रिड्यूस कर देंगे क्या, एक्सपेंडिचर, और इंक्रीज कर देंगे टैक्स। ऐसा क्यों करेंगे, बैलेंस करने के लिए, है ना, इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें तो क्या कंडीशन होगी, इफ हाँ 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 एडी इज लेस देन एएस, तो क्या करेंगे, हाँ, क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। हाँ, तो अगर एडी कम है तो इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, उसका अपोजिट हो जाएगा ऊपर वाले का, एंड रिड्यूस टैक्सेस। टैक्सेस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज टैक्सेस, इनका मतलब क्या है ये जरूर समझो। देखिए, दूसरा हमने कहा यहाँ एक्सपेंडिचर को कर देंगे, हाँ भाई जीडी, हाँ नहीं नहीं, कब देखा था, टोटल जो चल रही थी वो 6 पॉइंट के अराउंड चल रही थी, फिर हमारी 7 हो गई, देन फिर हमारी रिड्यूस हो गई बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। ठीक है, हाँ, न करंट देखो कितनी है, हो गया। चलिए, तो इसके अंदर आपको एक चीज और समझा दें कि भाई देखो, अगर एडी अगर ज्यादा है एएस से, बच्चा ध्यान दो, एडी अगर ज्यादा है एएस से तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। डिमांड ज्यादा क्यों है, क्योंकि लोगों के पास भर भर के पैसा पड़ा हुआ है, बाहर निकलते ही देखते हैं ये चीज दिख रही है अच्छी लग रही है खरीद लिया, वो चीज अच्छी लग रही है खरीद लिया, वो चीज अच्छी लग रही है खरीद लिया, क्योंकि उनकी जेब में पैसा बहुत ज्यादा है, इसलिए डिमांड क्या है, ज्यादा। तो उनके पास से हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे को कम करना पड़ेगा। तो पैसे कम कैसे कर सकते हैं, नहीं, उसका खर्चा कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे, गवर्नमेंट अपने खर्चे कर देती है रिड्यूस। अब अपने खर्चे मतलब
रिड्यूस एक्सपेंडिचर, मतलब ये कि गवर्नमेंट खर्चा किस में करती है, वेलफेयर में। और अगर वेलफेयर करेगी तो क्या बनाएगी, हॉस्पिटल, क्या बनाएगी, स्कूल्स, क्या बनाएगी, टॉयलेट। तो ये चीज बनाने से क्या होगा कि लोगों को मिलेगी जॉब, लोगों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन ऑलरेडी क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट इन खर्चों को कर देती है कम। तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर नहीं करेगी तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, और जब कम करेंगे तो जो डिमांड पहले ज्यादा थी वो डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। बात समझ में आई। और क्या कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है पैसे कम करने का, दूसरा है कि हाई टैक्स रेट कर दो। अब टैक्स रेट क्या कर दिया, अब टैक्स रेट अगर बढ़ा देंगे तो चीजें महंगी मिल जाएंगी, अगर महंगी चीजें मिलेंगी तो लोग क्या खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। अब कम खरीदेंगे तो डिमांड जो पहले ज्यादा थी अब डिमांड, अगर इसका अपोजिट देखें तो क्या होगा, डिमांड है ही नहीं। डिमांड है क्यों नहीं, चिंटू लाल के पास पैसा ही नहीं है, और पैसा नहीं है तो वो कुछ खरीदने जाता ही नहीं है, और बच्चे को बोलता ले चटनी पकड़, चटनी से रोटी खा ले, सब्जी खरीदने के पैसा हमारे पास नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पैसे देने का काम करती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं देती है, क्या करेगी, इनडायरेक्टली। कैसे, या तो वेलफेयर करेगी, वेलफेयर करेगी, हॉस्पिटल बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, टॉयलेट्स बनाएगी, फ्लाईओवर्स बनाएगी, तो लोगों को मिलेगा जॉब। और अगर लोगों को जॉब मिला तो लोगों के पास पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो पैसे अर्न करेंगे, जो डिमांड नहीं हो पा रही थी अब वो डिमांड बढ़ जाएगी। एक ये तरीका। दूसरा तरीका, गवर्नमेंट सब्सिडी देनी स्टार्ट कर देती है कि आप लो सब्सिडी लो, और सब्सिडी लोगे तो क्या होगा, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो जो डेफिशिएंट डिमांड थी वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या लाते हैं, इकोनॉमी में बैलेंस लाते हैं। तो बैलेंस लाने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है कि एडी लेस देन एएस होगा या एडी ग्रेटर देन एएस होगा, और दोनों को हमें क्या लेकर आना है, इक्विलिब्रियम में लेकर आना है। और किसके थ्रू लेकर आ सकते हैं, किसके थ्रू लेकर आ सकते हैं, या तो एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को रिड्यूस करके या इंक्रीज करके। क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत। इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, क्लियर है। कितने पॉइंट हो गए, 3। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब देखो पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब कि गवर्नमेंट की कुछ कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट की क्या होती है, गवर्नमेंट की कंपनी, जैसे हमने कहा देखो गवर्नमेंट इन कंपनियों को मैनेज करती है। कैसे, अब जैसे आपने सुना होगा एक BHEL सेक्टर 16 में है, नोएडा, है ना, सेक्टर 17, हाँ सेक्टर 17 में है BHEL। उसके अलावा फिर आपका है NTPC, ये भी एक कंपनी है। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, जो भारत रत्न कंपनी होती है, नवरत्न कंपनी होती है, तो ये भी प्रॉफिट को क्या करती हैं, अर्न करती हैं, ये भी पैसे कमाती हैं, तभी तो चल रही है। तो गवर्नमेंट को जो भी अर्निंग होती है वो यहाँ पर इनके थ्रू होती है। तो गवर्नमेंट इन कंपनियों को मैनेज करने का काम करती है। क्या करती है, तो क्योंकि अगर पैसा आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तभी तो गवर्नमेंट के लिए कहीं से अर्निंग होगी, और जितना पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा तभी तो गवर्नमेंट कहीं खर्च कर पाएगी, और अगर नहीं मिलेगा तो खर्च नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमने कहा कि जितनी भी कंपनीज हैं इन सबका क्या करना पड़ता है, इनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जितनी भी पब्लिक कंपनी है उनको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट है रिड्यूस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी। मतलब कैसे करेंगे पॉवर्टी को रिड्यूस, पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे हम कैसे, एजुकेशन लाकर, है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देके, तो उसके लिए हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेकर आना, है ना। और रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कि जितने भी रीजनल हैं जिनमें जो डिफरेंसेस हैं
उन डिफरेंसेस को क्या कर देना, खत्म कर देना। अब जितने अलग अलग सेक्टर हैं उन सेक्टर में डिफरेंसेस हैं उनको धीरे धीरे क्या कर देना, रिड्यूस कर देना। हाँ, तो जो रीजनल होते हैं, डिस्पैरिटी होते हैं, उनको धीरे धीरे रिड्यूस कर देना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का काम होता है कहीं भेदभाव ना रह जाए, कहीं भी भेदभाव ना रह जाए। तो हमारा कौन सा हो गया, टू रिड्यूस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी। जो भी भेदभाव वगैरह रहता है उन चीज को रिड्यूस कर देना। हाँ है, तो वो रिड्यूस करना ना, गवर्नमेंट का मेन काम क्या रहता है। गवर्नमेंट कर रही है, क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट, अगर आपको, हाँ सीईटी वाले में कर दिया कि आपको अब कोई SC ST का सी नहीं खत्म कर दिया, आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दो और वो कर दो। पहले भाई पहले जनरल कैटेगरी वालों को ऑप्शन नहीं मिलता था, अब उनका वो कर दिया। 99% लोग तब भी में एडमिशन, तब भी अब चाहे तुम 100 ले आओ, लेकिन फिर भी आपको COCT देना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं है। तो ये चीज अच्छी कर दी है। तो वही बोला कि रिड्यूस कर देना इनइक्वालिटी को और डिस्पैरिटी को, है ना। तो रीजनल डिस्पैरिटी धीरे धीरे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो हमारे कितने पॉइंट हो गए, 5। तो 5 पॉइंट को फिर से दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये वाला, हाँ कॉपी करो ये इस वाले में। अच्छा मैनेजमेंट में ये लिखो कि इसको मैं लिखवाऊंगा बाद में, ठीक है, अलग से। अभी सिर्फ ये याद रखो कि BHEL है या NTPC, उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है, यह भी ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब पहले रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था हमने। आ रहा हूं बेटा। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जहां पर वर्क नहीं हो रहे हमारे रिसोर्सेज, वहां से उठाना और कहीं ऐसी जगह लगा देना जहां पर वो उनका यूज हो सके। और वो कैसे करेंगे, वो हमने कहा कि भाई जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी रिड्यूस कर देना इनइक्वालिटी। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इनइक्वालिटी को, रिच पर्सन पुअर पर्सन, रिच पर्सन पे टैक्स रेट हाई लगा देंगे और वेलफेयर स्कीम्स निकाल देंगे। पुअर सेक्शन के लिए वेलफेयर स्कीम पे काम करेंगे जिससे कि इनका बीच का डिफरेंस जो हो जाए वो कम हो जाए। तो ये हो गया। दूसरा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रीएलोकेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंस बिटवीन, ये बैलेंस बताता है किसके बीच में, सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बीच में। तो हमने कहा भाई रीएलोकेशन कर दो रिसोर्सेज को, एक जगह से उठाकर कहीं दूसरी जगह लगा दो। अगर हमें लग रहा है कि बैलेंस नहीं है इकोनॉमी, तो उसके लिए क्या करो, वहां से रिसोर्स निकालो, कहीं दूसरी जगह लगा दो जहां पर क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा होगा। जब हमें वेलफेयर करना होगा तो वहां से रिसोर्सेज निकालो और कहां लगा दो, जहां पर हमें वेलफेयर करना होगा। क्लियर है, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने क्या था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब कि इकोनॉमिक को स्टेबल लाना बहुत जरूरी है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक्सेस डिमांड की या एफिशिएंट डिमांड की। एक्सेस डिमांड में क्या करोगे, एक्सेस डिमांड की कंडीशन अच्छी नहीं होती तो उसके लिए हमें या तो टैक्सेस बढ़ा दें या फिर एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दें। किस चीज के लिए, बैलेंस में लाने के लिए, स्टेबल में लाने के लिए। अगर डेफिशिएंट डिमांड होगी तो या तो एक्सपेंडिचर बढ़ा दे या फिर, क्लियर है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जितने भी गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर्स हैं उन सेक्टर को मैनेज किया जाए जिससे कि वहां से अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाए और वो पैसा कहीं ना कहीं आगे चल के इन्वेस्ट कर सके। एंड लास्ट पॉइंट है टू रिड्यूस द पॉवर्टी। तो मेन एम जो होता है गवर्नमेंट का वो क्या करना, गरीबों को हटाना या गरीबी हटाना, गरीबी हटाना। तो गरीबी हटाने का काम होता है गवर्नमेंट के, गरीबों को हटाने का काम नहीं होता। मैंने ऐसे बोला गवर्नमेंट का और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक बच्चा बोला सर गरीबों को हटाना, मैंने कहा गरीबों को हटाना नहीं, वो क्या होता है, गरीबी हटाना है। तो गरीबी हटाना मेन ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये हिंदी वर्जन हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है ये पूछना है। हाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको जॉब नहीं मिलता, गलत, जो इनके पास काम नहीं होता, काम करना चाहते गलत, हैं, but मिल नहीं मिल नहीं पाता, वही तो
जैसे मान लो कि डिग्री होल्डर if someone is willing to work but not get job at prevailing wage rate, तो किसी प्रिवेलिंग वेज रेट पर अगर उसे पर्सन को काम नहीं मिल पाता लेकिन वो काम करने के एबल है, काम करने के चाहता भी है, तब भी उसे वर्क नहीं मिल पाता, तो वो पर्सन क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयड। अगर मैं बोलूं कि मैं काम नहीं करता, मैं पढ़ा लिखा भी हूं लेकिन मैं बेरोजगार हूं, क्या हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा इच्छा नहीं है, मेरा इच्छा नहीं है काम करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने वो देखा होगा, जितनी भी गुजर फैमिलीज होती हैं तो वो क्या करती हैं, उनको काम करने की एबिलिटी होती है, बट पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन वो काम करने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो वर्क नहीं कर सकते। लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जो काम करने के लायक भी होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे रेट पर काम नहीं मिल पाता, तो वो क्या कहलाते हैं? अनएम्प्लॉयड। तो वो पर्सन अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। ठीक है, तो उन पर्सनों के लिए एक नई स्कीम चला देना जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, उनको जॉब प्रोवाइड कर पाती है। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, वरना आज की सभा यहीं पे समाप्त। ये हमारा एक टॉपिक हो जाएगा गवर्नमेंट बजट, उसके बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई भी एक सिंगल पॉइंट जो समझ में ना आया हो तो पूछ लो। मीनिंग